हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम करने वाले हैं डीएलएड का जो हाउस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पेपर कोड 403 जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो डीएलएड के हमारे डीईएलएड जिसको बोलते हैं, आप ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं। तो इसके जो हाउस एग्जामिनेशन होते हैं और जो इसके फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं तो उसके क्वेश्चन पेपर में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है। तो अगर आपने हाउस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन अपने पूरा क्वेश्चन पेपर देख लिया तो आपको फाइनल देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वही फॉर्मेट होता है और इसी तरह से जो क्वेश्चन आपको डाले जाते हैं। बस थोड़ा मार्क्स का फ़र्क पड़ जाता है कि जो हाउस एग्जामिनेशन होते हैं वो ऐसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ 25 मार्क्स के होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो आज का जो हम हाउस एग्जामिनेशन पेपर देखने वाले हैं ये 50 मार्क्स का है और इसमें आपको 2 घंटे का समय जो है वो दिया जाता है। और पेपर कोड है 403। सब्जेक्ट का नाम है इमर्जिंग जेंडर एंड इंक्लूसिव प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन। यानी कि इस सब्जेक्ट में आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि जेंडर को लेकर लोगों के अलग अलग प्रोस्पेक्टिव क्या हैं, उनके अलग अलग थॉट क्या हैं, और इंक्लूसिव एजुकेशन जो है हमारी शिक्षा में क्या रोल प्ले करती है। क्योंकि आजकल के टाइम पे सब लोग जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ये नहीं होता कि सभी बच्चों को एजुकेशन मिले, बल्कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल बच्चा जो होता है, जो बिल्कुल ठीक होता है, और एक हैंडीकैप्ड बच्चा जो होता है, जो चल नहीं पाता है, जो देख नहीं पाता है, जो सुन नहीं पाता है, वैसे बच्चे भी नॉर्मल स्कूलों में आराम से आपके साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। इंक्लूसिव का मतलब होता है, हिंदी में बात करें तो समावेश, जिसका मतलब होता है, समावेश का मतलब होता है सभी को साथ में लेकर चलना, चाहे वो हैंडीकैप्ड बच्चा है चाहे वो नॉर्मल बच्चे हैं। क्योंकि आपने पहले के ज़माने के टाइम में भी देखा होगा कि जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से स्कूल बनाए जाते हैं, वो अलग स्कूल में जाके पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये इंक्लूसिव एजुकेशन में ये चीज़ कर दी गई है कि अब चाहे बच्चा हैंडीकैप्ड हो चाहे वो नॉर्मल बिल्कुल ठीक ठाक हो, वो भी एक ही स्कूल में एक ही तरीके से जो है वो टीचर के साथ पढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेक्शन ए की अब स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। ठीक है, यानी आपको इसमें जो पहला सेक्शन ए है इसमें आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने जो 3 क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन के जो है आपको 3 नंबर मिलते हैं। ठीक है, पेपर को लिखने का तरीका होता है, जैसे कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा की बात करूँ तो जो 1.5 पेज होता है वो आपको लिखना होता है। क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी होता है और आप लिखते लिखते वहाँ पे पागल हो जाओगे। क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम चले हुए हैं डीएलएड के, तो इसमें बहुत सारी मुश्किल होती है, क्योंकि 2 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हमें दिए जाते हैं, तो लिखते लिखते पूरा हाथ थक जाता है। ठीक है, तो आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के चलनी है कि किस तरह से आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है तो 1 से 1.5 पेज में आपको इसको निपटा देना है, उससे ज़्यादा लेके मत जाइएगा, नहीं तो बाकी क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सुमेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन। जो अभी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या होती है। ठीक है, तो आपको वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद है, व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा सुमेटिव असेसमेंट के बारे में बताती हूँ। सुमेटिव असेसमेंट वो होती है जो कि हमारे पूरी क्लास के एंड में जो हमारे फाइनल पेपर होते हैं ना, वो सुमेटिव असेसमेंट होती है। ठीक है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होती है जो कि हम अपनी पूरे साल में बच्चों से जो टीचर टेस्ट लेता है या कोई कंपटीशन बच्चों से करवाता है या बच्चों के जो मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, वो सब क्या है, वो हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाते हैं। उसके बाद है, व्हाट डू यू वाई CWSN एक्सप्लेन, यानी कि CWSN से आप क्या समझते हैं। तो 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, इसमें से अगर आपको तीन क्वेश्चन तो ऑफकोर्स करने ही हैं, तो जो नहीं आता, जिसके बारे में आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट नहीं है, उस क्वेश्चन को प्लीज़ वहाँ पे अटेम्प्ट ना करें। जिसमें आपको लग रहा है कि आप उसमें लिख सकते हो, कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो, उसी को वहाँ पे अटेम्प्ट करें। ठीक है, ज़बरदस्ती और ये मत समझना कि वहाँ पे कुछ भी अटेम्प्ट करके आ जाओगे तो नंबर मिल जाएंगे, ऐसा बहुत कम होता है। क्योंकि टीचर जो है अपना जो है पेपर पूरा पढ़ते हैं फिर जाके आपको नंबर देते हैं। ठीक है,
अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं। इसमें लिखा है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको जो है वो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको बोला है कि आपको 4 जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और हर एक जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर 5 नंबर का आपके पास सवाल आ जाता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा की बात करूँ तो 3 से 3.5 पेज जो है आपको लिखने ही चाहिए। वैसे तो हम लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करती हूँ तो मुश्किल से 3 पेज ही मैं लिख पाती हूँ, 3.5 तो बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। ठीक है, और ठीक है, बाकी और मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप कोशिश करें तो हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि 5 नंबर का है तो आप उसको पूरा 4 पेज में निपटाने की कोशिश करो, ऐसा मत करना। हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना और एक अपनी स्ट्रेटजी बना के तब को चलना ही पड़ेगा आपको, है। अब हमारे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी बी अ फॉर्म ऑफ इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव इन इंडियन एजुकेशन। समाज का हाशिए पर खड़ा वर्ग भारतीय शिक्षा में समावेशी और अनन्य का एक रूप कैसे हो सकता है। इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन ही नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली इन्फॉर्मेशन भी दे देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड का क्या मतलब होता है। मार्जिनलाइज्ड वो व्यक्ति होते हैं, वे लोग होते हैं जिनके पास जीने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं होती हैं। मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। इन लोगों के पास ये बेसिक चीज़ें भी नहीं होती हैं। बाकी इसके अलावा ना कोई एजुकेशन होती है, ना इन्हें अपने राइट्स का पता होता है, ना इनके पास जॉब होती है, ना गवर्नमेंट इनके ऊपर बहुत ही जो है वो ध्यान देती है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जिनके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज होते हैं, बहुत ही कम राइट्स होते हैं, तो इन लोगों को हम मार्जिनलाइज्ड कहते हैं। इनको हाशिए पर खड़े व्यक्ति जो है वो कह सकते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं होती है उससे उस लाइन को क्रॉस करने वाले लोग होते हैं, कि अगर इनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी या ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिली तो ये बिलो पॉवर्टी की जो लाइन होती है उसमें चले जाएंगे। ठीक है, अब हमारा आता है कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है। इंक्लूसिव का मतलब है, जैसे अभी हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, तो इंक्लूसिव का एजुकेशन का मतलब है कि मार्जिनलाइज्ड जो बच्चे हैं उनको शिक्षा में प्रमोट किया जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, चाहे जॉब में हो, चाहे वो लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव का मतलब है कि मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन के बच्चे हैं, लोग हैं, उनको सभी के साथ मिलकर पढ़ाया जाए। और एक्सक्लूसिव का मतलब है, पहले के ज़माने की बात पूछी जा रही है एक्सक्लूसिव में, कि पहले कैसे होता था। पहले ऑफकोर्स यही होता था कि गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती थी, उनके एजुकेशन उनको कुछ नहीं मिलती थी, हॉस्पिटल की फैसिलिटी उनके पास नहीं होती थी, रहने खाने पीने कपड़े ये सब चीज़ें भी बहुत मुश्किल से उनके पास हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन डिसेबिलिटी बी आइडेंटिफाइड। अब हमारी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अलग अलग प्रकार की जो है विकलांगता होती है। कोई चल नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता, कोई सही से सुन नहीं सकता, कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा होता है, जो कि जिसको हम आम भाषा में पागल वर्ड यूज़ कर देते हैं, जो कि आजकल के टाइम पे कभी भी किसी के सामने मत यूज़ करना, क्योंकि ये वर्ड इलीगल हो चुका है। अगर कोई किसी को पागल कह के बुलाता है ना तो उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से मैंने समझाने के लिए आपको ये वर्ड जो है यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो विकलांगता, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। आपकी क्लास में कुछ बच्चे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं ये आपको चीज़ें समझा दूंगी। बाकी आपने यूट्यूब या कहीं भी सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगी जानकारी, बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपका बच्चा सुन नहीं पा रहा है, आपको नहीं पता कि आपके क्लास में एक बच्चा है जिसको सुनने में दिक्कत है, तो आप उसको जब कोई सवाल पूछोगे तो आपको कुछ और ही जवाब दे रहा होगा, क्योंकि उसको सही से आपका सवाल ही सुनाई नहीं दिया। ठीक है, या वो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, इसका मतलब उसे आपकी आवाज़ ही नहीं पहुंची है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करके जो है आपको पता लग जाएगा कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ चीज़ों समझने में प्रॉब्लम है। उसके बाद है डिफाइन रेंज ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। इस पे मैंने कांटा मारा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया था। बाकी रेंज ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का मतलब ये होता है कि कुछ बच्चों की परसेंटेज के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि बच्चा जो है उसको कितने हद तक प्रॉब्लम है। क्योंकि होता है ना कि हम किसी के लिए हम कोई सोल्यूशन निकालते हैं तो कम से कम उसे हमें हमें उसका समस्या तो पता होनी चाहिए कि उसको कहाँ तक दिक्कत आ रही है, उसी के हिसाब से आप जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द अप्रोचेज एंड स्किल्स फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। अब देखो, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ भी हमारी जो है बहुत सारी आ जाती हैं।
ठीक है। तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ में आता है कि ये जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, सीखने में जो समस्याएँ हैं, वो किस तरह से उनको उनको कठिनाई उत्पन्न कर देती हैं। जैसे किसी को देखने में समस्या आ रही है, तो पढ़ने में कितनी समस्या आ रही है, आप सोच सकते हैं। किसी को सुनाई नहीं देता, वो तो भी उसको पढ़ने में कितनी दिक्कत आ रही होगी, नई चीज़ सीखने में दिक्कत आ रही होगी। किसी को देखने में या सुनने में, चलने-फिरने में दिक्कत है। जैसे कोई व्यक्ति है जो चल नहीं सकता है, ठीक है, तो वो सोशली लोगों से ज़्यादा मिल नहीं पाएगा। हमारे पैर ठीक-ठाक होते हैं, हम तो इधर-उधर घूमते फिरते हैं। लेकिन जिनके पास पैर नहीं होते हैं, वो बाहर तो जाना चाहते हैं लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन वो चल नहीं पाते, तो फिर मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद है, हाउ कैन जेंडर प्ले अ रोल इन इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव फॉर्म इन इंडियन एजुकेशन। मतलब जो जेंडर है, जेंडर क्या है, जो जेंडर वर्ड है वो समाज ने बनाया है कि ये औरत होगी और ये आदमी होगा, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी के हिसाब से बात करें तो हम औरत मर्द जो है वो हमारे जन्म से ही पैदा होते हैं, लेकिन जो नाम दिया गया है कि ये औरत है, ये काम करेगी, ये मर्द है, ये काम करेगा, ये समाज के द्वारा बनाए गए हैं। तो इसमें इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव पूछा है। सबसे पहले मैं एक्सक्लूसिव की बात करती हूँ। एक्सक्लूसिव मैंने आपको पहले बताया कि पुराने ज़माने की बात करनी है। पहले जेंडर को लेकर किस तरह से किया जाता था कि जो लड़कियां हैं वो मैथ नहीं पढ़ सकती, लड़के मैथ में इंटेलिजेंट होते हैं। लड़कियां सिर्फ होम साइंस ले सकती हैं, लड़के होम साइंस नहीं ले सकते हैं। लड़कियां जो है वो टेबल नहीं उठा सकती हैं, चेयर नहीं उठा सकती हैं, क्योंकि वो बहुत ही शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं। लेकिन लड़के शारीरिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो वो कोई कुर्सी को इधर से उधर करवाना हो टीचर को, तो वो जाके जो है वो एक लड़का ही करेगा। इस तरह के हमारे जेंडर को लेकर मिसकंसेप्शंस बोले तो वो हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा थे। अब जेंडर को लेकर अब के टाइम में अगर हम इंक्लूसिव की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है। आजकल के टाइम पे लड़के होम साइंस ले रहे हैं ज़्यादातर, तो शेफ़ जो होते हैं वो लड़के ही बने होते हैं, है ना। और बाकी मैथ में आपके पास बहुत सारे एग्जाम, विद्या बालन ने एक पता नहीं उनका नाम याद नहीं आ रहा है, शायद शकुंतला देवी है, हाँ ठीक है। शकुंतला देवी मैथ में कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। तो ये लोगों की पहले की सोच थी कि लड़कियां मैथ नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन ऐसा इंक्लूसिव में नहीं रहा है। आजकल के ज़माने में तो बिल्कुल सब कुछ बदल चुका है। अब हम सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में आपको लिखा है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 7 मार्क्स। आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ठीक है, और लेकिन उसमें से आपको जो है वो 3 करने हैं, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको पूरे 7 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द रोल, और 7 मार्क्स के लिए आपको कम से कम कहा जाता है कि आपको 6 से 7 पेज जो है वो लिखनी चाहिए, ठीक है। ये हमें डीएलएड में बताया गया, वही आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर मैं ग्राउंड लेवल पे बात करूँ या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो 6 से 7 पेज तो आप लिखने से रहे, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं। स्पीड पे डिपेंड भी आपके करता है, लेकिन 6 से 7 बोलते हैं। लेकिन अगर आप बात कहूँ मैं तो 5 से 6 या 4 से 5 के बीच ही आप अटेम्प्ट करना, क्योंकि मुझे पता है एक चीज़ को अगर इतने पेज में लेके जाओगे तो बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द रोल एंड क्वालिटीज़ ऑफ टीचर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, ठीक है। तो शिक्षक की भूमिका क्या है, शिक्षक की भूमिका क्या है, सभी बच्चों को समान समझे, सभी धर्मों को समान समझे, विकलांग बच्चे के साथ अच्छा बर्ताव करे, विकलांग बच्चे के अकॉर्डिंग ही वो एक्टिविटी रखे, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा नहीं सोचना ना हमें कि मैंने बच्चों को बाहर खेलने के लिए लेके जाना है, लेकिन आपकी कक्षा में एक ऐसा बच्चा है जो चल नहीं सकता, तो आप उसे ये कह दें कि बेटा तू अंदर ही बैठा रहे, हम लोग खेल के आते हैं। ऐसा नहीं करना है। टीचर को कोई भी एक्टिविटी करवानी है तो उस बच्चे को सोच कर एक्टिविटी करवानी है, ताकि वो बच्चा भी उसमें इन्वॉल्व हो पाए, ठीक है। एक्सप्लेन हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी प्रोस्पेक्टिव टू डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन। इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर किसी ने इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझना है तो आप मेरे ही चैनल पर वीडियो डाल रखी है मैंने, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, तो मिल जाएगा आपको। बाकी मीनिंग ये है कि हमारे इतिहास में किस तरह से विकलांग लोगों को ट्रीट किया जाता था। वैसे तो उनको भूत प्रेत हो गया और अलग अलग घर से बाहर ही निकाल दिया जाता था, या मार ही दिया करते थे, या पागल खाना भेज दिया करते थे। तो ये चीज़ पहले होती थी। लेकिन कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब है अभी प्रेजेंट टाइम में इनके साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव किया जाता है। अब इनके लिए काम किया जाता है, इनके लिए स्कूल खोले गए हैं, इनके लिए रहने के लिए हॉस्टल वाले स्कूल भी बनाए गए हैं। अब तो इंक्लूसिव एजुकेशन में ये विकलांग बच्चे जो हैं वो नॉर्मल बच्चों के साथ भी पढ़ सकते हैं। तो आजकल के टाइम में काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। बाकी आप वीडियो देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेज एंड टेक्निक्स फॉर असेसिंग एंड इंटरेक्टिंग विद द डिसेबिलिटी। सिंपल सी बात है कि अगर आपकी क्लास में कोई डिसेबिलिटी वाला बच्चा है तो आप किस तरह से उसको पढ़ा सकते हैं और किस तरह से उसकी असेसमेंट जो है वो कर सकते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ असेसमेंट फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में असेसमेंट दो टाइप की आप कर सकते हैं, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, दूसरी सुमेटिव असेसमेंट होती है, जो सेक्शन ए में आपको मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये ही हमारा क्वेश्चन पेपर है पूरा। इस तरह से ही आपको फाइनल में भी आएगा, बट थोड़े कहीं ना कहीं क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ पे बोला है कि अटैम्प्ट 3 क्वेश्चन करने हैं, तो वहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए दे दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको बोला है कि 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो फाइनल में आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे। और यहाँ पे आपको बोला है कि आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो फाइनल में आपको 4 और या 5 इस तरह से भी आपको क्वेश्चन थोड़े से बढ़ाए जा सकते हैं। क्योंकि अभी मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम है, हमारे हाउस एग्जामिनेशन है, तो 50 नंबर का है, तो आपको सिर्फ 2 ही घंटे दिए गए हैं। जब फाइनल होता है तो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है ना आपका, तो उसमें थोड़ा क्वेश्चन भी बढ़ा देते हैं और पूरे 3 घंटे मिलते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर जैसे भी 50 का है, तो वो मेरे ख्याल से 80-90 जितने भी होते हैं उसका वो हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। बाकी जब भी मेरे एग्ज़ाम होते चले जाते हैं, मैं वीडियो बना के अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारे पेपर कोड के आपको एग्ज़ाम जो है के जो क्वेश्चन पेपर है मिल जाएंगे आपको आराम से मेरे चैनल पे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।